जय हिंद एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है मेरे पास एक बच्चा बैठा हुआ है जो मेरे जिगर का छल्ला है, मेरा बहुत छोटा प्यारा भाई है। और आज ये क्यों मेरे पास बैठा है आप समझ तो गए ही होंगे, फिर भी मैं आपको मिलाना चाहूंगा अपने एक और जिगर के टुकड़े से। इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा, बहुत सारी बातें सीखने को समझने को मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो वेद, स्वागत है। थैंक यू कैसा सर। लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है सर आपसे मिलके। आप ये सोच रहे होंगे कि आज ऐसा हुआ क्या है। तो वेद, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। जी वीपीआर। सो जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज वेद पांडे। आई एम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र। रिसेंटली मैं अभी 4 एफएसबी वाराणसी से एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हुआ हूँ। एंड ये सब सिर्फ गुरु जी की कृपा है, भगवान की कृपा है जो आज ये हुआ है। एंड उसके लिए बीबीआर का पूरी एमजीएस टीम का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे पूरे इस जर्नी में। सो अब दैट इज ऑल इन फ्रंट ऑफ नहीं यू। नहीं, ये थोड़ा बहुत बच्चा इमोशनल है मुझे लेकर, प्यार बहुत करता है मुझसे, पर इसमें पूरी इसकी मेहनत है। सो कांग्रेचुलेशन सबसे थैंक यू पहले। सो मच सर। तो वेद यार देखो, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, हम लोगों का 1.5-2 साल पुराना संबंध है, सब कुछ है। बट व्यूअर्स के लिए, बच्चे के लिए, तो मैं छोटे भाई देख रहे हैं, छोटी बहनें देख रही हैं, बहनें देख रही हैं तो इन लोगों के लिए लेट्स स्टार्ट द शो। सबसे पहले ये बताओ कि ये यार सपना एनडीए करना है, ये पहली बार कब आया, कैसे आया? जी वीपीआर। सो आप सबके अलग अलग मोटिवेशन होते हैं। अगर मैं मेरे केस में देखूं, 8 स्टैंडर्ड के आसपास जब मैं था, सो उस टाइम पे मूवी आई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उसने आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द बच्चों में इंस्पिरेशन जगा दिया। मैं उनमें से एक था कि जब वो मूवी मैंने देखी तो मुझे लगा कि यार नहीं, करना है तो कुछ अलग हमें करना चाहिए। एंड देन मेरे पापा का ये ड्रीम था कि वो एनडीए ज्वाइन करे, वो फोर्सेस में जाए, बट वो नहीं कर पाए। सो फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, अब मुझे एनडीए करना है। उरी मूवी से जो वो इंस्पिरेशन मिला, मैंने उसके बारे में और जाना। एंड फिर फोर्सेस आपको एक ऐसी चीज देती है कि ठीक है, बाकी फैसिलिटीज तो है, बट ऐसी चीज जैसे अगर आप फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हो, आप कितना भी पैसा बाहर दे दो, आपको एक फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने नहीं मिलेगा। फैक्ट। सो वो सारी चीजों को देखते हुए मैंने एनडीए चूज किया। सो मतलब विक्की कौशल ने जब कहा था कि हाउ वाज द जोश, तो तुमने वाकई में कह दिया था हाय हाय सर। सर नहीं, बहुत बढ़िया है। ओरी मूवी या ऐसी मूवीज मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत इंटीग्रल पार्ट होती है, और इससे वाकई में इन्फ्लुएंस होते हैं, Yes, sir. पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों। Yes, इसलिए sir. मूवीज बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, चूज सिलेक्टिवली। एनीवेज, ओके, ओरी से मोटिवेशन तो आ गया है ना। तो तुम्हारी फिर ये कौन सा अटेम्प्ट है, तुमने तैयारी कैसे शुरू करी, एनडीए के बारे में कैसे मालूम चला? भाई ये मुझसे रोज बहुत सुनते हैं, आज तुमको सुनाते, तो अपनी पूरी कहानी अपने बताओ, स्टार्टिंग। सो एक्चुअली ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, थर्ड एंड लास्ट अटेम्प्ट था ये मेरा, जिसमें मैं फाइनली रिकमेंड हुआ। सो ये सब स्टार्ट हुआ मेरा 11th-12th, हमारी ऐसे स्कूल चालू थी। अब धीरे धीरे पता चल रहा था कि एनडीए का पेपर अब पास आ रहा है, कैसे पढ़ना है। सो बीबीआर के ही पुराने स्टूडेंट है मिस्टर जश पटेल। हाँ, नाउ इज इन एकेडमी, नेवल एकेडमी में है वो, तो वो भी नागपुर से ही थे। तो उन्होंने मुझे एमजेएस के बारे में बताया था पहली बार। सो मैं और मेरी एक और फ्रेंड है निशी, तो हम दोनों ने एमजेएस का प्लेटफॉर्म देखा। पहले तो सर से हमने ऑनलाइन बैच परचेज किया, रैंकर्स का हम पार्ट थे। रैंकर्स को लिया, सर से गाइडेंस लिया, सर और पूरी एमजेएस टीम, फिर अश्विनी सर हो, विनीत सर हो, कमाइनी मैम हो, अपने प्रशांत सर हो, जिन्होंने जितना जितना बताया बस उस चीज़ों को फॉलो की। सो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा एनडीए टू 2024 रैंकर्स मैंने लिया था। उसमें मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, बीबीआर की कृपा बनी रही उसमें भी। फिर मैंने एसएसबी दिया, फर्स्ट टाइम मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ 3FSB गांधीनगर से। सेकंड अटेम्प्ट आया एनडीए 1 2025, अगेन आई वाज द पार्ट ऑफ रैंकर्स। उसमें भी मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया सब्सिक्वेंटली। फिर से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया 4FSB वाराणसी से। थर्ड टाइम ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। सो फिर से रैंकर्स मैंने लिया एंड वही सारी प्रिपरेशन थी। This time I went again to the 4FSB Varanasi, and this time I got recommended. ये Finally. फाइनली हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। तो देखो होता क्या है, आपको जब फेलियर मिलती है तो अमूमन लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लाइन बोलता हूँ कि एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। तो इसके बाद ये ऑप्शन था कि भाई पहली बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। पर इसने दूसरी बार किया, नहीं हुआ, तीसरी बार किया, इसने गोल नहीं बदला, इसने मेहनत बढ़ा दी, है ना। तो यही चीज आपको भी सीखनी चाहिए कि भैया मेहनत बढ़ानी है। और रैंकर्स के बच्चे सबसे अच्छे, मेरा आज का डायलॉग यही है कि रैंकर्स के बच्चे सबसे अच्छे ठीक है, ओके। सो अब आते हैं कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या थी। मतलब फॉर एग्जांपल तुम 3 बार क्वालिफाई किए हो एनडीए रिटर्न एग्जाम, है ना। मतलब ये लोग अभी तैयारी कर रहे होंगे, 90 दिन एग्जाम को बाकी हैं, एक बार नहीं होता लोगों से। और अच्छा, एक बार हो जाता है तो लोग कहते हैं तुक्का हो गया, गलती से हो गया शायद, है ना। 2 बार हो जाए, पर अगर किसी बच्चे का 3 बार लगातार एनडीए रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, तो मतलब उसने डिकोड कर लिया है कि रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए ये करना होता है। तो मैं चाहता हूं तुम अपनी स्ट्रैटेजी, अपना सीक्रेट इन सबको बताओ।
पहली चीज तो मैंने ये देखा है कि आप जिस भी मेंटोर, जैसे मैं अगर एमजेएस से पढ़ रहा हूँ, तो पहली एंड बेसिक चीज है कि ट्रस्ट योर मेंटोर, कि जो भी आपके टीचर है, आपके गुरु है, आपके मेंटोर है, वो जो पढ़ा रहे हैं वो आपको सही पढ़ाएंगे। सो वो जो बोल रहे हैं आपको चुप मार के पहली चीज तो वो फॉलो करना है। वो जितना कंटेंट दे रहे हैं वो सफिशिएंट है। जैसे मैंने पर्सनल केस में जितना कंटेंट मुझे मिला है यहाँ से, मैंने सिर्फ उसे फॉलो किया है। उतनी चीजें, जैसे बीबीआर हमेशा कहते थे मैथ्स के लिए कि आप पहले पीवाईक्यू कर लो। पीवाईक्यू बेसिक है, पीवाईक्यू भगवान है मैथ्स के पेपर के लिए, इवन सारे पेपर के लिए। तो उस चीज को मैंने अच्छे से डिकोड किया कि प्रैक्टिस, जितने बार आप प्रैक्टिस कर लोगे मैथ्स में, पीवाईक्यू जितने अच्छे आप कर लोगे, फिर बीवीआर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले जो पेपर में आते ही है हर बार, वो क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर अगर हम गैट में आते हैं, गैट में भी सिंपल सी चीज है। अब जैसे इंग्लिश का लेवल कई लोग बोलते हैं कि बढ़ रहा है, तो सिंपल सी चीज है, कमाइनी मैम हमेशा कहती है कि आप प्रैक्टिस करो, रूल्स आपको थरो होने चाहिए, आप पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस करो, सीडीएस के पेपर लगाओ, इंग्लिश के पीवाईक्यू इज द बेस, फिर आप सीडीएस के लगाओ, एनडीए के लगाओ, एंड उसको आप जितने बार प्रैक्टिस करोगे वो आपको एडवांटेज ही देगा। रहती है बात साइंस की, ज्योग्राफी की, सो ये ऐसे सब्जेक्ट है कि इसमें आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आपको आंसर आएगा या तो नहीं आएगा। एंड जितना आप रीड करोगे, जितने बार आप उस चीज को गो थ्रू करोगे आंखों के आगे, तो वो चीज आपके आंखों में फ्रेम हो जाएगी। फिर वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, इवन साइंस। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको जितना अच्छे से याद हो जाएंगे, आप उतना इजीली वो कर दोगे। फैक्ट है। देखो बहुत सिंपल सा है। अच्छा, तुम कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मतलब एक होता है ना, जैसे 3 बार अटेम्प्ट क्वालिफाई किया। अब एग्जांपल तौर पे आज तारीख हो रही है 13 जनवरी, राइट? अभी से 90 दिन पेपर को बच्चे हैं। मे बी ये बच्चे जब वीडियो देख रहे होंगे तो 80 होगा, 75 डेज होगा। तो अगर तुम यहाँ पे होते, 1 साल पहले तुम थे भी ऑब्वियसली, रिटन तैयारी जब कर रहे होगे, तो तुम्हारा क्या, कितने घंटे तुम पढ़ाई को देते? उसमें कितने घंटे मैथ्स करते, कितने घंटे गैट्स करते? तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी तुम्हारे एग्जाम को लेकर, वो बताओ। अगर मैं मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी जो रही, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो जस्ट मेरा 11th खत्म हो रहा था, 12th आने वाला था। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली एनडीए 2 का अटेम्प्ट था मेरा, तो टाइम कम था, 3 या 4 महीने ही थे पूरा पढ़ने के लिए। उस टाइम पे मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। लिटरली मैं घर पे ही रहता था दिन भर। मैंने कॉलेज में, मतलब मुझे बोला था टीचर्स ने कि तुम आ जाओ, बोर्ड्स है, बट मेरा था कि नहीं यार, एनडीए है तो फिर सारी चीज़ें, तो मैंने कॉलेज जाना उस टाइम पे छोड़ दिया था। एंड ऐसा नहीं था कि इतने फिक्स ड्यूरेशन है कि इतना पढ़ना ही है। मेरा ऐसा था कि अगर अभी मन हो रहा है तो फ्लो में 2 घंटे, 3 घंटे, एंड कभी अगर मन नहीं हो रहा है तो आधे घंटे में मैं चीज़ रोक देता था कि बिल्कुल। खराब माइंडसेट में नहीं पढ़ना। हाँ, मतलब जब मन नहीं लग रहा है तो फिर जबरदस्ती किताब खोल के बैठने कोई मतलब नहीं है उसका फिर। एग्जैक्टली। बट एक मिनिमम टारगेट होता था कि जैसे सर हमेशा बोलते थे कि डेली का आप टारगेट सेट कर लो कि 100 क्वेश्चन मैथ्स में करने हैं। अब आप 100 एक बार में बैठ के कर लो, 50 सुबह, 50 शाम में कर लो, वो आपकी फ्रीडम है। तो मैं टारगेट मैथ्स में था कि मुझे अगर एक कोई चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, मुझे आज ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, एंड 150 क्वेश्चंस पीवाईक्यू लगाने हैं, सर के लगाने हैं, वो मेरा फ्रीडम था, मैं कौन से लगा रहा हूँ। वो मैथ्स का मैंने कर दिया। फिर मैं सुबह करूँ, शाम में करूँ, दोपहर में करूँ। फिर अगर मैंने इंग्लिश में सोचा है कि आज मुझे पीक्यूआरएस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है सीडीएस के, तो वो मेरा अगर टारगेट है तो मैं उतना कंप्लीट कर लूंगा, फिर वो आधे घंटे में हो जाए या 2 घंटे में हो जाए। मेन वैसा था। ओके, अच्छा, रैंकर्स बैच में भी तुम पढ़े हो, और तुम तो मतलब 1.5 साल से एमजीएस में पढ़ रहे हो, तो तुम्हें पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं चाहता हूँ साइंस का अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि एमजीएस में तुमने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, तुमने कैसे पढ़ाई की और क्या होता है, बिकॉज जो बच्चे अभी एमजीएस को सही से नहीं जानते उनको जानकारी हो जाए इस बारे में। पहली चीज तो, अब जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन आए हैं उनके पास हमेशा से एक एज रहा है, एडवांटेज है कि टीचर्स आपके आगे है। हम कभी कभार जो ऐसे ऑनलाइन में जो दिक्कत फेस होती थी कि अगर आपको इमीडिएटली कोई डाउट आया है, अब टीचर हर एक बच्चे का डाउट ऑनलाइन में कई बार वो डाउट मिस हो जाते हैं। ट्रू। तो वो चीज कहीं ना कहीं एक मतलब डिसएडवांटेज नहीं, बट हाँ ऑफलाइन में वो एडवांटेज है आपके लिए। अब जैसे अगर बात करें साइंस की, जब क्लासेस होती थी तो मेरा था कि मैं रनिंग नोट्स बना लेता था कि अगर सर बोर्ड पे जो लिख रहे हैं साथ वही नोट्स, बहुत क्योंकि बढ़िया। पर्सनली मुझे ऑफलाइन नोट्स, सॉरी ऑनलाइन डिजिटल नोट्स पसंद नहीं थे। वो मैं फैक्ट बोलता हूँ भाई, देखो बैसाखी की जरूरत तब पड़ती है चलना ना आता हो, तो अगर लिखना ना आता हो तो पीडीएफ पढ़ो, पर अगर आपको Exactly. लिखना आता है तो क्लास में ही नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रशांत सर केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाए थे आपको? Exactly. कैसा रहा एक्सपीरियंस, बताओ। सर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होता था कि सर ने स्लाइड लगा लिया वो रीड कर रहे हैं। सर टॉपिक लेते थे, उसे बोर्ड पे लिख कर पढ़ाते थे, तो वो जो लिख रहे हैं मैं रनिंग नोट्स बना लेता था, तो एक बार आपका रिवीजन वहां हो गया। एंड फिर मैंने एक चीज कर ली थी कि अब मेरा पहली बार था, मैं पहली बार चीजें, तो हर सुबह मॉर्निंग में हम उठते थे, तो 1 घंटा पूरा रहता था साइंस को पढ़ना कि कल जितना सर ने पढ़ाया है उस चीज को आज पूरा रिवाइज करना है।
सेम गोज विद ज्योग्राफी एंड साइंस में सेम स्ट्रेटेजी थी कि बाबू भैया भी जो थे वो रनिंग नोट्स ही हम उनके साथ भी बनाते थे, एंड वो फिर जो शॉर्ट ट्रिक्स देते थे, अगर माउंटेन रेंजेस याद करनी है, रिवर्स याद करनी अभी है, तो कोई याद है कोई ट्रिक? सर हिमालय की माउंटेन रेंजेस थी, कार से जोजिला गए, ऐसे एक थी, अब थोड़ी वो फेड हो गई है। ओके ओके ओके। सो वैसे मैं सेम चीजें अपने नोट्स में लिखता था कि मतलब एक चीज आती है ना कि मुझे ये चीज अगर थोड़ी नहीं समझी तो मैं हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन अपने नोट्स में लिख देता था कि बाद में मैं अगर उससे रीड करूँ तो वो मुझे समझ आ जाए। तो ओके। मेन चीज यही थी कि रनिंग नोट्स मैंने अच्छा, किए। रिटर्न में तीनों बार में तुम्हारे नंबर्स क्या लगभग किस रेंज में रहे हैं नंबर्स? सर अप्रॉक्स नंबर अगर देखें तो मैथ्स में 120 से 140 के बीच में रहता है, एंड गैट अगर आप बात करें तो 300 के आसपास आप। तो ओवरऑल अगर स्कोर देखें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 390 400 था, एंड उसके बाद 400 एंड 400 अबव ही, मतलब एवरेज 400 स्कोर आ जाता है। तो इसमें सबसे एडवांटेज ये है, तुम लोग ये समझो, तुमने जो बात कर रहे हो ना कट ऑफ, भाई कट ऑफ कितना भी जाए, आप 400 प्लस लाओ, आप सेफ हो, आपको कोई मेरिट आउट होने का खतरा नहीं है। जो इसने किया तीनों बार में वही 400 को टच किया, पहली बार में थोड़ा कम रह गया, दूसरी बार में 420 430 नंबर लाके आगे चला गया। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि बेटा टारगेट करना है 450 प्लस, और गर्ल्स के लिए तो 450 प्लस इज द बेयर मिनिमम, इज कट ऑफ, है ना? तो ये चीज में रखिएगा। अच्छा, जब मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स में अभी जैसे 90 दिन बचा हुआ है, तो पेपर लीग सीरीज भी से भी आप पढ़े हो, अभी चल रही है ये लोग, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? जी भैया, तब उसमें जैसे जब पेपर लीग सीरीज आती थी तो हम तो वेट करते रहते थे कि अब बीबीआर क्या नया लाएंगे, हर अगले हफ्ते अब क्या नया आएगा। तो वो एक मोटिवेशन था कि अब एक उम्मीद की किरण फिर से जग गई है, यूट्यूब पे वीडियो आ गया अगर तो। सो बेसिक था कि आपके नोट्स एक बार बन जाएंगे, आपको मेन है फॉर्मूले आपके फिंगर टिप पे, जितने अच्छे आपके फॉर्मूले आप थरो रहोगे उतना अच्छा आपको True. क्वेश्चन प्रैक्टिस में वो होगा। देन बेस इज पीवाईक्यूज। आपका पीवाईक्यू से आपको एक ट्रेंड पता चल जाता है कि यार एक्चुअल में अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, पहले कैसे आते थे। सो एंड क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एनडीए के पेपर में पीवाईक्यू से कई बार, मतलब एकदम सेम नहीं आएगा बट पैटर्न आपको सेम दिख जाएगा पीवाईक्यू में। तो पीवाईक्यू बेस है, एंड उसके बाद बीबीआर के जो पेपर लीग सीरीज के क्वेश्चन है उसमें डिफिकल्ट भी हो गए, एकदम नए क्वेश्चन भी हो गए, कई कुछ जेई के क्वेश्चंस आ जाएंगे। मतलब मेन है कि आपका दिमाग खुल जाएगा कि अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर आ गया, जैसे 2016 का आया था, हाँ, बहुत तो भी आप सरवाइव कर लोगे। इजी आ गया तो भी आप सरवाइव कर लोगे। मतलब पेपर लीग सीरीज एक तरह का रिवीजन है, एक तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एंड वो बोल सकते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी आपके दिमाग की कि आइडिया कैसे अप्रोच आएगी। एंड उसमें ये नहीं है कि बीबीआर आपको करके बताएंगे, वो आपको छोड़ देंगे, हिंट दे देंगे, एंड उसके आगे आपको सॉल्व करना है कि अब क्वेश्चन कैसे है। बिकॉज इवेंचुअली एग्जाम में भी तुम्हें करना होता है। यस सर। तो अगर मेरा पूर्ण फिटिंग होता है कि अगर मैं सब कुछ मैं करूंगा, तुम दिमाग भी नहीं चलाओगे तो एग्जाम में फंस जाओगे। यस सर। और अगर दिमाग तुम खुद चला रहे हो तो फिर कुछ भी नया भी आ जाए तो आप दिमाग चला ले जाओगे। यस सर। आइडिया इज टू ओपन योर ब्रेन कि सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अच्छा, एक्यूरेसी का बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? एक्यूरेसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है? सर पूरा गेम एनडीए में एक्यूरेसी का ही, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, सिर्फ 150 मिनट्स है हमारे पास, एंड उसमें 120 क्वेश्चंस हमें मैथ्स के करने हैं। सो टाइम कंस्ट्रेंट है, उस टाइम में आप इतने प्रेशर में हो, और वो भी एग्जाम का प्रेशर, तो एक्यूरेसी बहुत गेम खेल करती है। अगर आप एक्यूरेटली आपने अगर 40 क्वेश्चन भी किए तो आप मैथ्स का कट ऑफ कर दोगे, बट अगर आप गलत करते करते 60 70 भी कर दोगे तो आप फिर वो नहीं होगा। तो एक्यूरेसी बहुत गेम, क्योंकि एनडीए ऐसा पेपर है कि जहाँ सही मार्क पे 2.5 मार्क मिल रहे हैं एंड फिर गलत हो रहे हैं तो फिर कटते भी वैसे ही है। एग्जैक्टली देखो, जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, मेरा हमेशा से बिलीव रहा है कि वहां पे सबसे बड़ा गेम एक्यूरेसी का है। कि इट्स नॉट अबाउट कि आप 120 में से 90 क्वेश्चन कर लो, इट्स अबाउट कि 70 भी करो, पर एक्यूरेसी आपकी 95% होनी चाहिए। यानी कि गलत होना चाहिए 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, इतना तो होगा, पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखो। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक, इसके बारे में क्या बोलना है? सो मॉक, जैसे अब एक्यूरेसी की हमने बात की, तो मॉक आपको बेसिकली एक एनवायरनमेंट पहले बता देती है। अब अगर कोई पर्सन है, जैसे मैंने अगर 1 साल तैयारी की, मैं सीधा जाके पेपर के दिन बैठ रहा हूँ, तो वो एनवायरनमेंट मेरे लिए एकदम नया है। अभी तक मैं मेरे घर के कंफर्ट में क्वेश्चंस कर रहा हूँ, कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है। बट वहीं अगर मैं एकदम से पेपर में जा रहा हूँ, इतनी सारी चीजें, इतने लोग दिख रहे हैं जो सब प्रिपेयर करके आए, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस प्रेशर में आप आ सकते हो। बट अगर वहीं आप मॉक दे रहे हो, पहली चीज आपको समझ आ जाता है कि कौन से क्वेश्चन में आप कितना टाइम दे रहे हो, कहाँ आप फंस रहे हो। करेक्ट। दूसरी चीज, उस प्रेशर में क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, उस प्रेशर में आपकी क्या एक्यूरेसी है, आपको कहाँ इंप्रूव करना है, आपकी स्पीड कैसी है। एंड बेसिकली आपको मॉक्स यूज्ड टू बना देती है। जैसे हमने ऑनलाइन हम मॉक देते थे तो कई मॉक्स एकदम डिफिकल्ट आएगी,
जो कि आपको यूज टू करा देगी कि अगर पेपर एकदम डिफिकल्ट आ गया तब आपको कैसे सरवाइव करना है। ट्रू। इजी आएगी तो भी आपको ये सिखाएगा कि एकदम उड़ना उड़ नहीं, मत कि जाना कि हाँ बहुत सारे कर दिए, गलत हो गए सारे। सो बेसिकली मॉक आपको यूज टू बना देगी कि फिर पेपर आपको कोई नया वाइब नहीं देगा, वो एनवायरनमेंट से आप फ्रेंडली हो जाओगे। ओके, जब तुम आए थे एसएसबी के लिए, तो एमजेएस में तुम्हारा एसएसबी का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताओ। एसएसबी तो अब जैसे बाकी सारी जगह सेम होती है, प्रोसीजर तो अब वही है, सब वही बताएंगे, स्क्रीनिंग है, टीएटी, बट सर के इसमें कुछ चीजें थी जो बहुत यूनिक थी। जैसे एक सेशन होता था जैम, जस्ट अ मिनट। अब उसमें सर जैसे यहाँ स्क्रीन लगी है, इस स्क्रीन पे 1 मिनट बोल दो, ये ट्यूबलाइट लगी है, इस पे 1 मिनट खड़े होकर बोल दो, तो जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस, पहली बात तो कि इतने लोगों के आगे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, एंड बोलना कैसे किसी चीज को वो आप सीख जाओगे। एंड दूसरी चीज थी कि हमें न्यूज़पेपर सर लाउडली रीड करवाते थे, जो कि आज भी जीडी में अगर आप देखो तो आवाज कहीं ना कहीं मैटर करती है। अगर बहुत। सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं तो आपको अगर वॉइस आपकी सुनानी है तो वॉइस आपकी अच्छी होनी चाहिए। सो बेसिकली कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए जो सर के कुछ हैक्स थे, ट्रिक्स थे, जुगाड़ थे, वो काफी हेल्प करते थे। एंड बाकी फिर जो काफी सारी चीजें यहाँ सर से सीखी कि ऑप्टिमिस्ट, मतलब हर चीज को कैसे हैप्पीली पॉजिटिवली देखनी है, वो कुछ जो चीजें सर से सीखी है वो बहुत हेल्प की। नहीं देखो मेरा ये बहुत स्ट्रांग बिलीव है, लोग जब एसएसबी की तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो वैट टेट एसआरटी एसडी लेक्चर सीधे चले आते हैं। मेरा मानना ये है कि आप मैच कोई भी जीत लोगे अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो। Yes, sir. वैसे ही अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, अगर आपके पास नॉलेज है और आपके पास फिजिक आपके अपने काम किया हुआ है, तो इवेंचुअली कहीं भी काम पड़ेगा आप कर लोगे। अब लोगों को देखा है मैंने कि वो सीधे लेक्चर तैयारी करते हैं, सीधे लेक्चर तैयारी करते हैं, कोई बैकग्राउंड लिए बिना, तो वो नहीं बोल पाते हैं और डिमोरलाइज हो जाते हैं। ये वहीं पे मेरा फोकस ये होता है कि पहले बेटा आपको मैं कंफर्टेबल कर दूं बोलने से, कि आप झिझक हटा दो आपकी, कि आप आराम से खुल के बोलो, किसी भी टॉपिक पे बोल रहा हूँ बोलो। नंबर 2, जीडी में डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, इवन महाराष्ट्र में आप देखो, और एक हरियाणा बेल्ट का देखो बच्चा, तो हरियाणा बेल्ट की जो बच्चों की वॉइस होती है वो काफ़ी लाउड होती है, और महाराष्ट्र वाले बच्चों को थोड़ी कम होती है, या इवन साउथ चले जाओ तो और लो होती है। तो ऐसे सबसे ज़रूरी होता है कि जब मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करवाता हूँ, तो जब आप लाउड बोलने की प्रैक्टिस बार बार करते हो, अपने वोकल कॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करते हो, तो इवेंचुअली आप समझ पाते हो कि हाँ इससे ऊपर भी हम बोल सकते हैं। फिर जब आप जीडी में बोलते हो, यू विल गेट द रिजल्ट। तो मेरा ये है कि अगर आपका बेसिक्स में ठीक कर दूंगा तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा ना, फिर कैसे नहीं आएगा। अगर आप अच्छा बोल रहे हो तो आपका जितना भी एसएसबी में बोलने वाला प्रोसेस है, इंक्लूडिंग इंटरव्यू, लेक्चरेट, जीडी, जीपीई, पीपीटी में बोल रहे हो आप, जीडी में कहीं भी बोल रहे हो आप, तो वो सारा हो गया। फिर अगर आपने बहुत सारा फिजिक अपने ठीक कर लिया, रोज आधे घंटे आप रनिंग कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो आपका जीटीओ टास्क में आपको एजिलिटी मिलेगी, स्टेमिना मिलेगी, नॉलेज अच्छी है, तो इंटरव्यू। साइक के लिए मैं बहुत सिंपल से बोलता हूँ, साइक कभी किसी की चेंज नहीं कर सकते आप। एग्जैक्टली आप पॉलिश कर सकते हैं। आप, मेरा बहुत सिंपल होता है, एसएसबी में कोई भी बच्चा जा रहा है ना, आपके आंसर बदलने की जरूरत नहीं है, उसे सही से बोलना सीख जाओ बस। हमेशा कोई भी बच्चा एसएसबी जा रहा है, ये बात ध्यान रखना बेटा, आप अपने आंसर बदलिए मत। एग्जाम्पल देता हूँ, अब आप नागपुर के बेल्ट से आ रहे हो, एक बच्चा हरियाणा की बेल्ट से आ रहा है, एक बच्चा बिहार की बेल्ट से आ रहा है, तीनों के बचपन के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। अब तीनों को अगर मैं सेम सिचुएशन दूंगा तो तीनों के रिएक्शंस अलग अलग आएंगे। पर कभी कभी बच्चे गलतियां करते, किताब पढ़ लिए, कुछ वीडियोस देख लिए, उनको लगता है कि मुझे यही बोलना है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी डिफेंस की तैयारी, व्हाई ही वांट्स टू जॉइन डिफेंस, बिकॉज ने उरी मूवी देखी, इट्स ओके। अब कोई बोल रहा है नहीं सर मुझे परमवीर चक्र चाहिए, तो ये भी उसको सुन के वही बोले, नो, जो इसका रियल है वही इसको रिकमेंड करवाएगा, और अगर इसका रियल इसने नहीं बोला तो फिर रिकमेंडेशन नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, अब आते हैं मुद्दे पर। यार जब फेलियर मिलता है तो धक्का तो लगता ही है, दुख तो होता ही है। तो जब तुम 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए तो तुमने खुद को क्या बोला, ऐसा कैसे खुद को उठाया कि नहीं फिर से करना है और इस बार रिकमेंड होना है, कैसे वो पावर कैसे आई तुम्हारे अंदर? जी भैया, तो उसमें अब जैसे जब मैं पहली बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, सो मतलब बुरा तो लगता है कि आपने इतनी प्रिपरेशन की है, इतना मतलब पहले बात तो रिटर्न निकालना, हाँ, वो बहुत खुशी का मोमेंट होता है। फिर आप एसएसबी आए एंड कॉन्फ्रेंस आउट, कहीं ना कहीं बुरा तो लगता है, एंड 1-2 दिन लग जाते हैं कि हाँ फाइनली अब कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हैं, फिर से आपको रिटर्न करना है। बट उसमें मेरा पर्सनली वही था कि अब ठीक है, जो है मुझ में कहीं ना कहीं लैक किया हूँ, वो चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी है, उसे इम्प्रूव करना है एंड अपना बेस्ट देना है। बाकी फिर जो होना है वो तभी होगा, एंड बाकी फिर भगवान का आशीर्वाद रहे तो वो बस अपने एफर्ट्स देने हैं हमें। प्रोसेस पे बिलीव करो, रिजल्ट आउटकम है।
एग्जैक्टली। रिजल्ट मिलेगा, और मे भी कभी कभी डिले होता है। यस सर। भाई ठीक है, इस बच्चे की पहली बार में रिकमेंडेशन नहीं हुई, दूसरी बार में नहीं हुई, तीसरी बार में हुई। कई लोगों को मैं जानता हूँ, कई बच्चों को हम लोग जानते हैं, कॉमन बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार में छोड़ दिए तैयारी करना, दूसरी बार में छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हम कुछ और करेंगे, एसएसबी में ऐसा होता है वैसा होता है। भाई प्लीज नेवर एवर क्रिटिसाइज द सिस्टम, ये फुल प्रूफ सिस्टम है, इसे क्रिटिसाइज मत करो, अपने अंदर काम करो, चीजों को बदलो, रिजल्ट मिलता है। कभी कभी टाइम लगता है पर मिलता है, आपके सामने बैठा हुआ है। अगर इसने पहली बार में मान लो छोड़ दिया होता कि नहीं एनडीए में नहीं आना, कुछ और करना, तो क्या होता, आज ही रिकमेंड ना हो पाता। प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोसेस को ट्रस्ट करो। और तुम्हारी वो मेमोरी मुझे याद है, अभी आया था एसएसबी के लिए, संतरे लेके आया था, क्योंकि उस दिन नागपुर से बिलोंग करता है। अगर आप में से कोई मुझे पहले से जानता है, उसको पता है कि नागपुर मेरे यहाँ बसता है, यहाँ दिल में बहुत प्यार है। मैं रहा हूँ 2 साल नागपुर में, बहुत यादें हैं, तो इसीलिए मैं बोलूंगा मित जिया प्रेम कर तो। देखो भाई, मुझे लैंग्वेज सीखना बहुत पसंद है, कोई भी लैंग्वेज सीखना हो। ओके, अभी ये बताओ बेटा, एक बहुत सिंपल सा चीज आता है, अभी जो बच्चे देख रहे हैं, है ना, आप 1 साल पहले बोर्ड्स, आप 12th का एग्जाम भी चल रहा था आपका, और आप खुद की एनडी तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स वाले हैं इस वक्त, तो उनको तुम क्या मैसेज पास करना चाहोगे, कैसे वो मैनेज करें? अब मैंने जैसे किया था कि लास्ट जनवरी के टाइम तक तो मैं मतलब एनडीए हुआ, रिटर्न हुआ, एंड उसके बाद जो सितंबर अक्टूबर का टाइम था पूरा मैंने एसएसबी पे दे दिया था। सो उस टाइम पे मैंने बोर्ड्स को उतना ध्यान नहीं दिया। मैं जनवरी में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ एंड फेब मार्च से मेरे पेपर थे। तो उस 1 डेढ़ महीना मैं पूरी तरीके से बोर्ड पे शिफ्ट हो गया। गुड गुड। जैसे मैं महाराष्ट्र बोर्ड से था, सो फिर मैंने पूरा अपना पैटर्न, जो मेरे वहाँ के स्टेट बोर्ड के टीचर्स थे, मैंने उनसे पहले बात की कि सर मेरी ऐसी-ऐसी सिचुएशन है, अब मैंने क्या करना चाहिए? सो उन्होंने फिर जैसे-जैसे मुझे गाइड किया, मैंने एक-एक सब्जेक्ट उठाया, पहले देखा कि इसमें कैसे पढ़ सकता हूँ, उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाई। वहाँ के टीचर्स से बात किया, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया उस चीज़ों में, एंड फिर बोर्ड्स जैसे-तैसे मैंने दे दिए कि मेरा मेन एम था कि अब आगे एनडीए आ रहा है। सो बोर्ड्स को मैंने 1 डेढ़ महीने का अपना पूरा टाइम दिया, एंड बोर्ड्स मतलब उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि एनडीए पूरा छोड़ दिया। एनडीए की कुछ-कुछ चीज़ें मैं साथ-साथ करते रहता था, जैसे अगर फॉर्मूले हैं मैथ्स के, कि उसको मैं 1-2 दिन के आड़ में रिवाइज़ कर ले रहा हूँ। बायो को आज अगर अब बोर्ड्स पढ़-पढ़ के अगर मैं थोड़ा मोनोटोनस हो रहा हूँ, तो थोड़ी देर बायो उठा के रीड कर ली, थोड़ा-सा ज्योग्राफी रीड कर लिया। मतलब ऐसा था कि 80% टाइम बोर्ड्स को था एंड 20% उठते-फिरते थोड़ा बट एनडीए चल रहा था कि एकदम से उससे लिंक ना टूट जाए पूरी। फिर जैसे बोर्ड्स खत्म हुए, मेरे पास 1 डेढ़ महीने का फिर से टाइम था एनडीए के लिए। अब पहले प्रिपरेशन कर रखी थी, तो उसी चीज़ को फिर से उठाया, रैंकर्स को फिर से लिया एंड उसी चीज़ को और अपस्किल किया। मतलब पहले जो चीज़ें आती थी, वो तो थी, उसको रिवाइज़ करना चालू किया एंड यहाँ पे जो क्लासेस में टीचर्स जो नई चीज़ें और बता रहे थे, उसको साथ में नोट डाउन किया, वही प्रैक्टिस को फिर से कंटिन्यू किया। सो वही था। एक चीज तुम लोग बहुत ध्यान से समझो, आज भी रैंकर्स के बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, आज तुम वहां हो, तुम में से कई लोगों को ये डाउट आता है कि सर ऑनलाइन से होगा कि नहीं होगा। रिजल्ट तुम्हारे सामने है, होता है, पर किनका, जो मेहनत करते हैं, जो खुद पे ट्रस्ट करते हैं, फिर अपने मेंटर्स पे ट्रस्ट करते हैं। अटकते भटकते रहोगे, लटक जाओगे। इसके आप आंसर्स को सुनो, ये बार बार बोल रहा है कि मैंने ये प्रैक्टिस किया, मैंने प्रैक्टिस किया, और यही बात मैं इन लोगों को बोलता हूँ कि Yes, आप चाहे मुझे से यूट्यूब पढ़ रहे हो, ऐप से पढ़ रहे हो, या इवन ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं लगाओगे, आप खुद लर्न नहीं करोगे, आप नहीं कर पाओगे। यस सर। ठीक है। अब बिकॉज तुमने 3 अटेम्प्ट एनडीए के साथ में मेरे दिए हैं, तो अब ऑनेस्टली बताओ इन लोगों को, क्योंकि अभी कोई नए बच्चे शायद नहीं जानते होंगे, क्या एनडीए मैथ्स में या इवन गैट में क्वेश्चन फंसता है? बिल्कुल फँसता है, मतलब उसमें डाउट नहीं है। बस अब वो बच्चे के ऊपर है कि वो समझ पा रहा है कि नहीं, कि अब अगर उसने बीबीआर की पीडीएफ अच्छे से लगाई होगी तो उसको क्वेश्चन दिख जाएगा। अब नहीं लगाई होगी तो वो वही बोलेगा कि क्वेश्चन नहीं आया। वही लास्ट केस वाला वैसे हुआ था। एग्ज़ैक्टली। अभी लास्ट एग्जाम में क्या हुआ था बच्चों, मैं आपको बताऊं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे क्वेश्चन फंसते हैं, पर कंसीडरेबल आपने मेरी क्लासेस सारी करी हो। यस सर। अगर आपने मेरी 50 क्लास में से 10 क्लास करी है और आपको लग रहा है वो 10 क्लास के क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो कैसे फंस जाएंगे? मैं कह रहा हूं, आप मेरे को रिलीजियसली फॉलो किए हो पूरे एक सेशन में और आप एग्जाम देकर आओ, मैं मान ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना फंसे। अच्छा, अभी जिन्होंने जो एमजेस को या मयंक सर को मुझे नहीं जानते, उनको ये लगता है कि क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट फंसता होगा। क्वेश्चन किसी का कैसे हो सकता है, डेटा सेम कैसे हो सकता है? डेटा सेम आया था नहीं आया था? और तुम तो 3 अटेम्प्ट दिए हो, तीनों के बारे में बताओ, आया था कि नहीं आया था, क्या हुआ था एग्जाम में? मतलब तीनों अटेम्प्ट में मैंने देखा है, तो तीनों में मतलब मैं खुद शॉक था कि यार ये तो अभी नोट्स में था क्वेश्चन, ये डायरेक्ट यहाँ पे। बस अब वो आपके ऊपर है, अब जितना
आप कितना ढूंढ पा रहे हो उस पेपर में, क्योंकि वहां पे अब आपने जितना अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा बीबीआर के पीडीएफ्स को, क्वेश्चंस को, उतने सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब नहीं किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा भाई। अगर आप, मैं एक चीज बोलता हूँ भाई, कि कोई भी शीट हो, आप कोई शीट लगा रहे हो या कोई पीडीएफ लगा रहे हो, जब तक आप उसे 3 बार नहीं लगाओगे, यस सर। एक बार मेरे साथ, एक बार अपने आप, और तीसरी बार फाइनली प्रैक्टिस के लिए। यस सर। मान लो एक बार आपने मेरे साथ लगाया 2 घंटे में, फिर अपने आप लगाया 1.5 घंटे में, फिर उसे 1 घंटे में अगर आप कर रहे हो, तब वो पीडीएफ आपकी अपनी हुई। यस अब सर। उस पीडीएफ के क्वेश्चन अगर आप पेपर में देखोगे तो टिक करके आओगे। यस सर। और अगर आपने सोचा कि सिर्फ मुझसे पढ़ लिया और आपका हो गया, तो बॉस ये रॉन्ग तरीका है, ये गलत तरीका है। जैसे इसका बोर्ड था 1 साल पहले, इसने पेपर लीक सीरीज नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? संडे संडे को होती है, एक संडे को पेपर लीक सीरीज, बाकी 6 दिन तो क्लास 12 के पढ़ ही रहा था। तो हमें यहाँ पे हर बच्चे को मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, वेदर यू आर इन क्लास 12, तुम 12th में 95%, एक बच्चे 12th में 95% ले आया पर एनडीए नहीं हुआ, क्या मतलब है? आप 85% लाओ पर प्लस एनडीए क्वालिफाई हो जाए, तो ये दैट्स एन अचीवमेंट। आप इस चीज को समझिए कि आप 12th के साथ कर सकते हो, बिकॉज आप जैसे ही बच्चे करते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ा दिमाग में लोग चलता रहता है हमेशा कि गैट को कैसे मैनेज करें, बिकॉज गैट में इतने सब्जेक्ट होते हैं। तो व्हाट्स योर एडवाइस टू हिम, टू देम? अब गैट जैसे सेकंड पेपर, मतलब मैथ्स तो सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करवा रहा है, बट गैट जो रैंक की बात होती है तो वो गैट ही करवाएगा। सो गैट में सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, क्योंकि 50 क्वेश्चन इंग्लिश के ही आ रहे हैं। हाँ, सो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इंग्लिश के ऊपर कमांड कर ली है, सो मतलब आपका 50% काम हो गया है, इंग्लिश अगर आपका अच्छा हो गया है। नेक्स्ट चीज है उसके बाद साइंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, तो साइंस को कोप करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। एंड साइंस ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मतलब फैक्चुअल बेस है। एक चीज है, फैक्ट है, उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं, आपको आएगा नहीं आएगा, सिंपल है। फिर आता है ज्योग्राफी हिस्ट्री, जो जनरल साइंस का हमारा पोर्शन है। तो ज्योग्राफी के तो अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 20, कभी 15, 16, मतलब वेरी करता है। बट ज्योग्राफी ऐसी है कि आप उसको एकदम बांध नहीं सकते हो, बट इट्स इजी टू कोप थोड़ा सा। तो ज्योग्राफी मैंने की थी। हिस्ट्री मैंने पर्सनली छोड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आता था एंड वो मोनोटोनस लगता था थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना, एंड याद नहीं होती थी। तो मैंने पर्सनली हिस्ट्री छोड़ी थी। एंड रहती है बात इकोनॉमिक्स पॉलिटी की, तो उसके 1, 2, 3, 5 जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मैंने इकोनॉमिक्स पॉलिटी को भी अब ड्रॉप किया इकोनॉमिक्स हुआ का एक क्वेश्चन 5 ईयर प्लान का आएगा, वो तुमने करंट अफेयर से पढ़ लिया, था। यस है सर। ना? पॉलिटी के 3 क्वेश्चन आएंगे, बट ये कि आप उन 3 क्वेश्चन के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, ये बहुत क्रूशल है। इसे समझने की, इसे कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। अभी जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री या पूरे एसएसटी में एक कंफ्यूजन बच्चों को बहुत है। भाई एसएससी में भी आता है, सिविल सर्विसेज में भी आता है, एनडीए में भी आता है, सीडीएस में भी आता है, सिलेबस बहुत वास्ट है। एनीथिंग अंडर द सन इज कॉल्ड एसएसटी, ठीक है? तो उसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। बट अगर 20 क्वेश्चन मानो ज्योग्राफी के आ रहे हैं और आपने सही से पढ़ाई की है, बाबू भैया से पढ़ाई की, तो आप 12 से 15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, इसमें डाउट ही नहीं कोई। पर अगर आप चाहोगे 20 के 20 करना, तो उसके लिए भाई 3 साल लगेंगे। Yes, sir. तब शायद कर लो, शायद कर लो। लाइकवाइज हिस्ट्री, लाइकवाइज। अच्छा, करंट अफेयर कैसे किया? करंट अफेयर्स तो अब जैसे पहले तो मतलब आदत किसी को नहीं होती है कि रोज न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, तो हमने बेसिकली बाबू भैया एक शो लाते हैं, करंट अफेयर शो। आ रहा है, इस सैटरडे से शुरू हो रहा है। सो पेपर के वही 1-2 हफ्ते, 3-4 हफ्ते पहले वो शो आता है, तो उसको हमने देख लिया था, जिस वजह से कि जितने भी करंट अफेयर थे उसके हमने नोट्स बना लिए, उसी को रिवाइज किया, उसी से फिर पेपर में क्वेश्चन आ गया। सो बच्चों, इस सैटरडे से जो करंट अफेयर शो शुरू हो रहा है, शुरुआत से देखना, बिकॉज देख लो आपके सामने है। अब जब रिकमेंडेशन बोल रहा है तब तो आपको सुनोगे। ये अगर चांस हाथ से गया तो फिर गया मामला। एक बार सजेस्ट कर दो इन लोग को, क्योंकि ये लोग समझ नहीं पाएंगे भैया। नहीं, करंट अफेयर शो मतलब मस्ट वॉच है, क्योंकि 3 से 4 क्लासेस में आपका जो भी 10-15 मार्क्स का 10-15 क्वेश्चन का सॉरी वेटेज है पेपर में, वो आपका पूरा कवर हो रहा है। 10-15 क्वेश्चन मतलब आप समझ लो 60 नंबर। 60 नंबर। मतलब जो फेल हो रहा होगा, अगर ऐसा ना हो, बट वो पास हो जाएगा। हाँ, मतलब जो बॉर्डर लाइन पे हो सेफ हो जाएगा। हाँ, सबसे बड़ी बात, एग्जैक्टली। अगर कोई 320 330 वाला 380 90 पहुंच जाएगा, मेरिट आउट से मेरिट इन हो जाएगा। दैट एग्जैक्टली। विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस भाई। गैट के क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। यस सर। ओके, तो वेद अब आते हैं सबसे जरूरी, देखो एक लाइफ में ना हमारे बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, पेरेंट्स का होता है, टीचर्स का होता है, कोई और ऐसा इंसान, बिकॉज ये पूरे भारत में लोग देख रहे हैं, कोई ऐसा तुम्हारी जर्नी में जिसको तुम चाहोगे क्रेडिट देना, तो प्लीज यही मौका है। सो पहले तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, उनका मतलब उनका सपोर्ट नहीं होता, पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का, बीबीआर का, पूरे एमजेएस टीम का, उन सब का बहुत कंट्रीब्यूशन था कि पूरे इसमें ट्रस्ट किया मुझ पे, हेल्प किया जहाँ पे भी लोज आए, हाईज आए, सारे इसमें हेल्प किया।
सेकंड पर्सन मेरी हम्म। जो बेस्ट फ्रेंड है निशी, हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे। सो उसने भी मुझे काफी, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे, निशी ने काफी हेल्प किया। आदित्य हम्म। सिंह किरौला एमजेएस का स्टूडेंट है, उसने मेरी काफी हेल्प की। तो ये दो ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरे रास्ते में, अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये दोनों पूरी जर्नी से, निशी तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से साथ में है, उसने भी साथ में प्रिपेयर किया, and सारी चीजें इन दोनों को मालूम है बिल्कुल कि बिल्कुल। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है पूरे यस, इसमें। मैं इसीलिए ये मेंशन रखा था बिकॉज लाइफ में हमें जब मौका मिलता है ना, तो अब जैसे निशी है और आदित्य है, ये इनकी लाइफ के बहुत इंटीग्रल पार्ट। देखो पेरेंट्स और टीचर्स तो है ही जो आपका हमेशा भला चाहते हैं, पर अगर आपको ऐसे दोस्त मिल जाए ना जो आपको पूरी जर्नी में आपकी हेल्प करें, सपोर्ट करें, डांटे भी, गुस्सा भी करें, प्यार भी करें, समझाएं भी, तो आपकी लाइफ, तब आप बनते हो एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकमेंडेड कैडेट। तो भाई अगर आपके भी दोस्त अच्छे हों तो उन्हें बना के रखो, हार्डली मिलते हैं, बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तब बनते हैं। सो यस वेद, तुम्हारे पास हैं वो लोग, बहुत अच्छी बात है, एंड ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करोगे। और देखो यार, लाइफ में तुमने बहुत स्ट्रगल देखा, लाइट 2-2.5 साल, जो 1.5-2 साल जो जर्नी रही, काफ़ी अप एंड डाउन रहे, एंड आई नो अब आप आगे बढ़ चुके हो। सो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जितने बच्चे देख रहे हैं, आज ये बैठे हैं, कल आप भी यहाँ बैठोगे, ठीक है? बस मैटर है अपने ऊपर बिलीव करने का, अपने ऊपर ट्रस्ट करने का, ट्रस्ट करना उन मेंटोर्स के ऊपर जिनसे आप पढ़ रहे हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगले 90 दिन डिस्ट्रैक्शन से बचना। तो डिस्ट्रैक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, बताओ? सो डिस्ट्रैक्शन मतलब मैंने उस टाइम पे जितना भी सोशल मीडिया था, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, उसको मैंने डिलीट ही कर दिया था। तो लास्ट 1-1.5 साल मैंने यूज़ नहीं किया, मतलब करता था जब पेपर हो जाते थे तो फिर मैं थोड़े दिनों के लिए उसे डाउनलोड कर लेता था, बट फिर एक टाइम के बाद उससे इंटरेस्ट ही चला गया, अब नहीं यूज़ किया तो फिर नहीं किया। एंड जैसे मैंने बोला कि फिर मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया, तो बाहर के डिस्ट्रैक्शन तो खत्म ही हो गए, फिर सिर्फ था कि पढ़ना है, एंड मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दिए। मोबाइल में आती थी तो सिर्फ क्लासेस आती थी एंड डेली का टारगेट, एंड बस फिर वैसे ऐसा खत्म नहीं थे। हुआ कभी कि लो आज यहाँ से मैथ्स पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ लें, कुछ और पढ़ लें? अमूमन होता है यूट्यूब पे, जैसे बच्चे देखा है मैंने, इवन रैंकर्स में भी कभी कभी होता है, कहीं भी होता है, बच्चे का मन भटकता है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ तुम्हारे? सर एक डाउट कभी ना कभी सबको आता है, लेकिन फिर मैंने बोला कि यार हमसे ज़्यादा ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, तो जो सर बता रहे हैं चुपचाप फॉलो कर लो। क्योंकि उस टाइम तक मैं लिटरली, अभी भी उतना नहीं जानता हूँ, तो कुछ नहीं मालूम था, तो मेरे लिए था कि भाई सर जो बता रहे हैं चुपचाप कर लो, इधर-उधर करूँगा तो मतलब कन्फ्यूजन ही कहीं का बढ़ेगा। नहीं रहोगे। देखो, 2 चीज़ें बच्चों प्लीज़ समझ के देखो, और ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं कहीं के लिए बोल रहा हूँ। कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड से आप टीचर से पढ़ रही हैं, चूज़ वाइज़ली, पहला स्टेप, कि सोचिए, चूज़ करने से पहले सोच लीजिए, आप देख लीजिए, आपको लगे कि हाँ, ये बढ़िया है। पर एक बार जो चूज़ कर लो, तो फिर 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने अच्छे से उनको डेडिकेट कर दो। फिर वो चाहे मैं हूँ या कोई और भी टीचर हो, फिर आप उनसे ही डिवोशन से पढ़िए, अगर आपको लग रहा है कि वो बेस्ट है। फिर बदलिए मत। ये आजकल के लड़कों में एक गंदी टेंडेंसी मैंने देखी है। कई बार मेरे पास कॉल्स आती है कि सर मैं एक्स-वाई-ज़ेड अकेडमी में पढ़ रहा हूँ, मैं फँस गया हूँ, अब आप मुझे बताओ। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप चूज़ करने से पहले थोड़ा काम कर लो ना, थोड़ा आर-एन-डी कर लो, पता कर लो भाई कौन से हैं। पर एक बार चूज़ कर लो, तो ट्रस्ट पूरा करो, बिकॉज़ ये मक्कारी है आपकी। होता क्या है मैं बताऊँ एक्चुअली, अभी एग्ज़ाम्पल देता हूँ एमजेएस का ही, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हैं। अभी बच्चे को मैंने मुझसे पढ़ा, है ना? एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया, बच्चे को मज़ा आ गया। अब मैंने कहा अगला स्टेप कि बेटा 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन तुम्हें लगाने हैं। अब बच्चे को लगा भाई अब ये तो यार मेहनत करनी पड़ेगी, पर मुझे दिखावा भी तो करना पड़ेगा। चलो कहीं और जाके इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। बिकॉज़ वीडियो देखना आसान काम है, मक्कारी है पर ये। जब तक आप वीडियो देखकर, अगर आप, मैं एक फंडा है जो इसको तो पता ही है, आप लोग भी सुन लो, 1:3 का फंडा। जितनी देर आप वीडियो देखते हो उससे 3 गुना अगर आप खुद क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 घंटा दिया वीडियो देखकर क्वेश्चन लगाने में या क्वेश्चन समझने में, अब 3 घंटे दो उसी क्वेश्चन को फिर से लगाने में, तब तो वो आपका हुआ, वरना कुछ नहीं हुआ, दिमाग से उड़ जाएगा, वो तो मैंने किया। Yes, आपको तो बड़ा मजा आ गया कि अरे वाह बीबीआर ने यूं उड़ा दिया, दिमाग से भी यूं ही उड़ जाएगा अगर तुम खुद नहीं करोगे तो। ये हार्श रियलिटी कोई बताता नहीं यूट्यूब पे, मैं बता रहा हूँ कि भाई तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं सीधा बता रहा हूँ, अनफिल्टर्ड। ठीक है, ये गलतियां आप नहीं करेंगे, और अगर नहीं करे तो आई होप एक दिन जैसे ये बैठा है आप भी बैठोगे। आई होप तुम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो में यार। थैंक यू सो मच थैंक यू सो वेद, मच सर। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और अभी फिलहाल वेद यहीं पे है, मतलब अभी अभी फिलहाल जब तक अकेडमी नहीं जा रहा, जेल नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट कर सकते हो, कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो एनडीए प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ या एसएसबी से जुड़ा हुआ,
तो ये कमेंट में रिप्लाई कर देगा आपको। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।